चलिए शुरू करें। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या सबसे पहले हम अगर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती होगी। आप लोगों को ध्यान हो, पिछले साल अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी और वो होती थी -G(m1m2)/r। आप लोगों को याद है क्या ये? U is equal to -G(m1m2)/r। ये एक पोटेंशियल एनर्जी होती थी अगर कहीं पर दो मासेस जो हैं वो एक दूसरे के पास रखे हुए हैं, ठीक है ना। m1 और m2 मास हैं, वो एक दूसरे के पास अगर रखे हुए हैं तो ये उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती थी। अगर कहीं पर तीन मासेस रखे होते थे, अगर कहीं पर तीन मासेस रखे होते थे तो तीसरा मास अगर मान लो यहाँ पर रखा हुआ एक सिस्टम है, तीन मास उसमें है, एक मास m1 है, एक मास m2 है। आप लोगों को ध्यान आता होगा कि m1, m2 और m3 अगर मास है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट इज -G(m1m2) अपॉन, मान लो इनके बीच का सेपरेशन r1 है तो -G(m1m2)/r1, फिर -G(m2m3)/r2 और फिर -G(m1m3)/r3। ये r2 है, ये r3 है। इस तरह से अपन सेपरेशन निकालते थे। ये टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नंबर ऑफ चार्जेस को असेंबल करने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्जेस को असेंबल करने में हमें जो भी वर्क डन करना पड़ा है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी आपको ध्यान हो तो डिफाइन की जाती थी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। किसके लिए डिफाइन की गई है बेटा? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो चलो जल्दी से अपन लोग एक बार और याद कर लेते हैं। अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, अपन लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है। हमने हमेशा पढ़ा है आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये अपन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। तो अगर हम किसी भी एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो किसी सिस्टम की होगी ना, तो अगर हम कभी भी किसी एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे तो वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल चार्जेस इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, वो क्या कहलाएगा? उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। जो समझ लेते हैं। चलो देखें, वर्क डन इन assembling all charges in conservative फोर्स फील्ड। मतलब कौन सा हो गया यहां पर? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कौन सी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक प्रकार की कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड जो है यहां पर वो कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल चार्जेस इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड is called electric potential energy. ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन
इंटरएक्शन एनर्जी, इंटरएक्शन एनर्जी इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इंटरएक्शन एनर्जी भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज इंटरएक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की ये क्या है, इंटरएक्शन एनर्जी कहलाती है। तो वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल चार्जेस इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हम कुछ अच्छा बताना चाह रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत प्रॉपर वे में इंटरेक्ट करना हमसे इस समय पे, क्योंकि आप आमने सामने हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता आप लोग क्या समझ पा रहे हो क्या नहीं समझ पा रहे, फेस रीडिंग नहीं हो पा रही इस समय हमारी। तो और अगर हम इसमें वो चालू भी कर दें कि आप लोगों का चेहरा दिखने लगे, तो भी हमें नहीं लगता कि इतना अच्छा उसमें बनेगा। तो आप लोग जो बोलोगे वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो लिख के दोगे हमें वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, असेंबलिंग करना कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। कंजर्वेटिव फोर्स सभी लोग समझते हो ना, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरा, अगर हम जितने भी चार्ज हैं उनको हम लाने में जो वर्क करते हैं वो उस जगह पर नेट पोटेंशियल एनर्जी उसकी होती है। अगर हमारे पास बेटा एक चार्ज है, केवल एक चार्ज, ध्यान देना, एक चार्ज है, इट इज Q1। क्या चार्ज है ये, Q1 चार्ज है। आप ये सोचो कि इस समय ये पूरा स्पेस पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बाकी सब चार्ज, तो बाकी सब चार्जेस जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो उसकी वजह से इस जगह पर आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ना कोई रिपल्सिव फोर्स है। तो इस जगह पर जहां पर भी ये रहेगा, इस जगह पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ये ऐसा मानेंगे, क्योंकि जब इंफिनिटी में कोई भी चार्ज नहीं है तो एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने में कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा होगा। और जब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा तो उस समय पर हम बोलेंगे कि ये चार्ज कहीं पर भी अगर फ्री स्पेस पर है तो इस जगह को हम रेफरेंस मान लेंगे, और इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, 0 होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बता दो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई भी पॉइंट चार्ज किसी एक जगह पर है स्पेस में, जहां पर कोई सराउंडिंग में दूसरे चार्जेस नहीं हैं, तो उस जगह पर अगर इस पॉइंट चार्ज को हमने कहीं पर रखा है तो उस जगह पर उसने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर नहीं की है। तो फॉर कैलकुलेशन हम ये बोल देते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी we consider our reference of zero potential energy, we consider our reference of zero potential energy when charges are at infinite separation. When charges are at infinite separation, जब चार्जेस जो हो वो कहां पर हो बेटा, इनफाइनाइट सेपरेशन पर हो। इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे तो उस कंडीशन में उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा, और जब कोई भी इंटरेक्शन फोर्स उनके बीच में नहीं लग रहा होगा तो डेफिनेटली जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो समझिएगा, हम एक चार्ज पार्टिकल को हम समझा रहे। देखो ये आपकी बुकों में ऐसा नहीं दिया जैसा हम बता रहे हैं, आपकी बुक्स में ऐसा नहीं दिया है जैसा हम बता रहे हैं, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान उस पर रखना कि हम एक्चुअली आपको पोटेंशियल एनर्जी समझाना। जब अपन को पोटेंशियल एनर्जी आएगा तब अपन को पोटेंशियल समझ में आएगा। बुकों में क्या दिया रहता है, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहता है, बाद में उसमें पोटेंशियल एनर्जी पुट करते हैं। हम आपको 2-3 चीजों पर बहुत ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इंटरेक्शन एनर्जी, और अगर कोई पॉइंट चार्ज कहीं पर अकेला है
तो उस पॉइंट चार्ज के बाकी चार्जेस को हम कंसीडर करेंगे इंफिनिटी पर। तो एक चार्ज को कहीं से कहीं तक लाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो इस केस में, इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो 0 है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, फिर इसका एक डेरिवेशन करेंगे अपन लोग। इसी के नीचे लिखेंगे और सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, और सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। मान लो हमारे पास एक चार्ज होता, ध्यान दो जरा सब लोग, हमारे पास बेटा एक चार्ज है और ये चार्ज है प्लस Q1। कौन सा चार्ज है? प्लस Q1 एंड इट इज एट रेस्ट। ये रेस्ट पर है और अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है ना, फिक्स्ड है ये, अपनी जगह पर शिफ्ट नहीं होगा। अब आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है, दैट मींस इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। इसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अब अगर मान लो हमें कोई एक चार्ज को हम इंफिनिटी से लाते हैं इस जगह तक, इस पॉइंट P तक लेकर आते हैं, which is at small separation, which is at separation small r। अब अगर जब आप इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को लेकर आओगे, ठीक है, जब आप इंफिनिटी से किसी एक चार्ज को लेकर आते हो, मान लो आपने उस चार्ज को लेकर आए और आप इस पॉइंट तक लेकर आ गए और वो चार्ज था Q2 प्लस Q2 था, तो डेफिनेटली ये इसकी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होगा। किसकी? Q1 की। Q2 जो होगा वो Q1 की कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होगा और इनके बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स होगा। डेफिनेटली ये जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। एंड इफ वी डिस्प्लेस दिस चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, अगर हमने इसको कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया? dx डिस्टेंस से अगर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो हम इसको यहाँ से a पॉइंट से p पॉइंट तक लेकर जाते हैं और dx a पॉइंट से हमने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है dx डिस्टेंस तक, और हमें p पॉइंट तक इसको लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। dx क्यों? पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फिर फर्दर डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कंसिडर a charge Q1 at point O। किस पॉइंट पर है? कोई चार्ज Q1 है और वो कहां पर है? पॉइंट O पर है। कंसिडर अ चार्ज Q1 at point O। तो कंसिडर अ चार्ज Q1 at point O। नाउ when charge Q2 is taken from infinity, अगर मान लो इंफिनिटी से लेके आए, मान लो सपोज वो x डिस्टेंस पर है, जब वो कहां पर है? a पर जब है तो वहां कितनी दूरी पर है? x डिस्टेंस पर। when charge Q2 is taken from infinity and it is at point A at distance small x, तो क्या लिखेंगे? therefore force on this charge फोर्स जो होगा इस चार्ज पर वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा फोर्स A Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। ये तो फोर्स आ गया इस पर, Q1 Q2 बाय x स्क्वायर, ये इस पर फोर्स आ गया। बात समझ में आई सभी को? ये Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इस पर फोर्स आ गया। नाउ वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज, इस चार्ज को अगर हम मूव कराएं बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, बाय स्मॉल डिस्टेंस dx, बोलिए कितना वर्क होगा? चार्ज की तरफ मूव करा रहा है, तो दिस वर्क डन, जो वर्क डन होगा उस कंडीशन में, वो वर्क डन हम लिखेंगे बेटा माइनस एफ इंटू dx। माइनस एफ इंटू dx आप समझ रहे होगे क्यों आ रहा है माइनस एफ? क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के डिस्प्लेस करा रहे हैं।
तो वर्क डन की जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस ऑफ एफ। एफ कितना है k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको अगर हम इस वर्क, ये जो वर्क होगा ये वर्क असल में होगा इक्विवेलेंट होगा किसके, ये इक्विवेलेंट होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो ये 0 से लेके W तक जो भी वर्क करना पड़ा हो, और ये इंफिनिटी से लेके R तक जो भी वर्क करना पड़ा हो, तो जो वर्क आएगा वो 0 से लेके W तक होगा। ठीक है, अब यहां पर आएगा माइनस के Q1 Q2, x टू दी पावर -2 है, तो x टू दी पावर -2 प्लस 1 है, -2 प्लस 1 है। ये इंफिनिटी से आएगा कहां तक, R तक। -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 ये इंफिनिटी से आएगा R तक। और जो वर्क हो जाएगा वो कितना आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, बार माइनस आएगा और ये हो जाएगा 1/x। तो k q1 q2 और यहां पर लिखेंगे 1/x, दैट मींस 1/x को अगर आप लिखोगे तो इंफिनिटी से R तक। तो ये जो वर्क आएगा बेटा वो कितना आएगा, k q1 q2 डायरेक्ट लिख दे 1/r और 1/, इंफिनिटी तो 0 हो जाना है, तो कितना बच रहा है, ये बचेगा। तो कितना आ जाएगा, k q1 q2 बाय r जो होगा वो इस केस में बेटा वर्क निकलेगा। लिखिए क्या लिखेंगे, दिस वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये U इज इक्वल टू कितना आएगा, k q1 q2 बाय R। U से डिनोट कर देते हैं, लिख लीजिए। तो अब अगर अपन निकालेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, ये तो हमारा हो गया एक। अच्छा देखो यार, ये जो भी अपन ने पढ़ा ना वो ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ है, ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ है नहीं, वहां पर आया था -gmm/r², -gmm/r। वहां माइनस में था, यहाँ प्लस में, क्योंकि वहां पर दोनों के बीच में जो फोर्स था वो कैसा था, अट्रैक्टिव था। यहां पर दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है ना, तो क्या कंडीशन बन रही है, इंटरेक्शन फोर्स हम यहां पर देखेंगे, मैक्सिमम इंटरेक्शन फोर्स कितना हो सकता है। चलिए देखें दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, या फिर चार्जेस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर हमारे पास केवल एक अकेला चार्ज होता है तो उस समय पर वर्क डन कितना होता है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग all charges from infinity, work done in bringing all charges from infinity will be equivalent to electric potential energy of system। ठीक है ना, ये जितने भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो उस कंडीशन में उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है।
ठीक है ना, एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय interaction energy of pair calculated by sum of interaction energy of pair of particles, ठीक है ना। पेयर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम का सम निकालते हैं। जैसे कैसे निकालेंगे, मान लो एक अकेला चार्ज होता Q1, तो इसको इंफिनिटी से लाने से कहीं तक भी कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा। तो when a charge Q1 is taken from infinity in free space, no work is done, उस कंडीशन में कोई भी वर्क डन नहीं किया गया है, ठीक है ना। when we take another charge Q2 plus Q2 from infinity, अगर हमने कोई अगला चार्ज लेकर आए इंफिनिटी से और वो आया यहाँ तक, and suppose this charge is Q2 which is placed at distance small r1। अब small r1 डिस्टेंस पर हम लेकर आए तो बेटा कितना होगा, when we take another charge from infinity, then work done is W1 which is equal to Q1 Q2 by R1। Okay, now if we take third charge which is Q3, तो Q2 से वो डिस्टेंस उसकी मान लो है R2 और इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R3 है। तो उस कंडीशन में ये प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो ये कंडीशन इसकी बनेगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, R1। लिख लीजिए जरा आप इसको जरा जल्दी से, इसके आगे लिखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट कर लेना और लिखेंगे नाउ वर्क डन when charge Q3 is taken from infinity, ठीक है। तो Q3 को अगर अपन निकालेंगे बेटा तो नेक्स्ट वर्क डन जो आएगा, ये तो हो गया W1 और फिर आएगा W2, तो वो आएगा अगला वाला वर्क डन आएगा, वो होगा Q1 Q2 हो गया, तो Q2 Q3 अपॉन R2 और प्लस K Q1 Q3 अपॉन R3। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन रही है तो उस कंडीशन में क्या करना है, देखिए जरा, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अब अपन को क्या लिखना है, नाउ टोटल वर्क डन, then this total work done will be stored in the form of potential energy। now total work done is given by total work done will be stored will be equivalent to potential energy। तो total work done जो होगा वो potential energy की equivalent होगा, that means W1 plus W2 which is Q1 Q2 by R1 plus Q2 Q3 by R2 और plus
K Q1 Q3 by R3 and this is equal to this work this work is equal to potential यही वाला टोटल पोटेंशियल हो जाता है K Q1 Q2 by R1 plus K Q2 Q3 by R2 और प्लस K Q1 Q3 by R3 ये आंसर आएगा। लिख लीजिए। तो क्वेश्चन लिखते हैं दो क्वेश्चन एक साथ लिख देते हैं। क्या बताना है आपको? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो बताना है। लिखिए, निकल गया है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की इसकी निकालोगे बेटा। पेयर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है अपन को? पेयर ऑफ पार्टिकल्स। तो पेयर ऑफ पार्टिकल्स में ये पहला वाला जाएगा। पहला वाला पेयर जो बनेगा वो क्या बनना चाहिए? इन दो को मान लेते हैं, ये दोनों का एक पेयर बना। एक पेयर ये हो गया, तो क्या बनेगा? K 2Q into Q, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन इज 2A। ठीक, फिर एक पेयर इनका बनेगा, एक पेयर इनका बनेगा। वो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस K 4Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन A। फिर तीसरा बनेगा इन तीनों का, तो इन तीनों का जो सेपरेशन में जो बनेगा वो होगा माइनस 8Q स्क्वायर। कितना बनेगा? 2 और 4 कितना हो जाएगा? 8। और यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन ये हो गया माइनस से, और ये हो गया 2A, तो ये कितना हो जाना चाहिए? 3A। तो हमारे पास ये, इसको सॉल्व कर लेना फर्दर, आपका आंसर जाएगा। ठीक है ना? और इसमें अगर अपन देखेंगे तो एक पेयर ये होगा, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसके लिए? इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अपन लिखेंगे तो ये लिखना चाहिए K प्लस Q है, तो इसको लिख दो भैया K 2Q स्क्वायर अपॉन 3A प्लस दूसरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा, ये वाला माइनस है, तो माइनस K 2Q स्क्वायर अपॉन 4A। और फिर इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस K Q स्क्वायर, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 3, तो कितना आ जाएगा? 5 है। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। देख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं।
एक स्क्वायर साइड पर 4 चार्जेस हमने रख रहे हैं वहां पर, ठीक है ना, एक प्लस क्यू, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, माइनस क्यू। सेपरेशन इनके बीच का जो है वो L है, ठीक है। आंसर आपको बताना है, फाइंड द टोटल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द चार्जेस। चलिए देखते हैं, हमें लगता है आंसर निकल गया होगा सभी लोगों का। पहला हमने बोला था पेयर ऑफ पार्टिकल्स आपको देखना है, पहला पेयर ये, अच्छा ये प्लस माइनस है ना, ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो ये चार एक जैसे हैं, चार एक जैसे हैं, तो मतलब एक अगर अपन लिखें तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल पहला, ऐसे ही माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, फिर ऐसे ही माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, ऐसे ही माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, तो इस जगह से ये कितने हो जाएंगे 4 के क्यू स्क्वायर बाय एल, चारों को जोड़ दें अपन, लेकिन अभी भी एक पेयर बनता हुआ दिखता है, वो ये है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कितना होना चाहिए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 12, लेकिन अगर अपन इसको भी देखें तो एक पेयर ये भी बनता दिखता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। एक चार्ज होता प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू नॉट, ये वाला चार्ज फिक्स्ड है अपनी जगह पर, उनके बीच का सेपरेशन जो दिया है वो k है, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। अब अभी इनिशियली इसको ऐसा रखा हुआ था और सडनली मान लो अगर हम उसको छोड़ दें, सडनली हम छोड़ दें और दोनों का मास m कंसीडर कर लिया जाए, तो लिखा जाए इफ चार्ज Q naught is released, if charge Q naught is released, then find velocity of this charge when separation becomes 2a, यदि सेपरेशन कितना हो जाए 2a हो जाए तो क्या लिख सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हमने यहाँ पर लिखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर अपन इसको लगाते हैं तो इनिशियली रेस्ट पर था सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी प्लस के क्यू नॉट बाय ए, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालोगे इस चार्ज की तो हाफ mv² होगी ऑफ कोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो लिखी जाएगी के क्यू नॉट बाय 2a, ये होगा के क्यू नॉट बाय
2a। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग इस वाली वैल्यू को इधर लेके आओगे तो माइनस कर दोगे उसमें से k q नॉट बाय 1/2 हो जाएगा। तो k q नॉट बाय 2a इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो 2 से 2 की वैल्यू कैंसिल हो जाती है और जो v आएगा इट इज अंडर रूट ऑफ k q नॉट अपॉन ma। लिख लीजिए, ये ऐसा रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना भैया। देखिए क्वेश्चन है Q naught is at distance small a from the center of ring, what should be the minimum speed given to this charge so that it reaches only at center of ring, ring के सेंटर तक ही वो पहुंच पाए। उसको मिनिमम स्पीड ऐसी कितनी दी जाए जिससे वो उसके सिर्फ सेंटर तक पहुंचे। मिनिमम स्पीड गिवन सो दैट इट रीचेस द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो कितनी स्पीड हम उसको दें, इसका मास है, मैं ज्यूम कर रहा हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी K, मतलब हाफ एम बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपन को देना है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखी जाएगी K क्यू नॉट और सेपरेशन होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेंटर पर जाके एकदम जीरो हो जाने चाहिए और सेंटर पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी के क्यू नॉट अपॉन सेंटर पर जाके कितना डिस्टेंस बचेगा केवल आप सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, देख लीजिए।